वेलकम बैक टू अविनाश बायोलॉजी क्लासेस। आज हम C4 प्लांट्स में जो स्पेशल साइकिल यानी C4 साइकिल चलती है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। बट इन शॉर्ट हमने देखा कुछ स्पेशल प्लांट्स जिन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं, ये प्लांट्स C3 साइकिल को नॉर्मली अंडरगो नहीं करते। इसके पहले ये एक दूसरी साइकिल दिखाते हैं जो है C4 साइकिल, और ये क्यों है? फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए। C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल तो होती है, मगर C4 साइकिल के बाद। C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं। C4 क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है जो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसे हैच एंड स्लैग साइकिल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इस साइकिल को समझाया था। C4 साइकिल 2 सेल्स में कंप्लीट होती है, यानी इसमें 2 सेल्स पार्ट लेते हैं। पहला मेसोफिल सेल्स और उसके अंदर मतलब नीचे की तरफ बंडल शीट सेल्स। आप रिकॉल करिए वो डायग्राम जिसमें अगर आप एक लीफ को देखते हो तो ऊपर की तरफ मिलता है अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में सेल्स की पैकिंग होती है। ऊपर की तरफ जो सेल्स होते हैं वो होते हैं मेसोफिल सेल्स, और अंदर बीच में एक स्पेशल अरेंजमेंट है, वो है बंडल शीट सेल्स का अरेंजमेंट, जिसे हम सर्कुलर मैनर में देख पा रहे हैं, और वही है क्रैन्स एनाटॉमी। तो यहां पर बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स ये दोनों इन्वॉल्व हैं। साइकिल स्टार्ट होती है मेसोफिल सेल से, तो हम यहां पर अब इसे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर 2 सेल्स इन्वॉल्व है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। सो लेट अस शो द 2 सेल्स। ऊपर की तरफ मेसोफिल सेल्स और नीचे की तरफ बंडल शीट सेल्स। तो ऊपर वाले मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मेसोफिल, और नीचे वाले बंडल शीट सेल्स। हाँ, हमने यहां पर एक ही सेल लिया है तो उसे सेल लिख देते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि एक ही सेल में हो रहा है। सारे सेल्स में, सारे बंडल शीट सेल्स में, सारे मेसोफिल सेल्स में ये साइकिल काम करेगी। ये साइकिल स्टार्ट होती है मेसोफिल सेल से। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है। यहां पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, लेट अस से दैट दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज डिफ्यूज्ड इन, तो ये CO2 बाहर था, ये CO2 सेल के अंदर आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड आया मेसोफिल सेल के अंदर। यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने पढ़ा था एडेप्टेशन में कि C4 प्लांट्स ने रूबिस्को का रोल जहां पर है उस साइट को, उस लोकेशन को नीचे अंदर की तरफ बंडल शीट सेल्स में शिफ्ट कर दिया। जब ये CO2 अंदर आएगा तो ये वाटर के साथ कंबाइन होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम मदद करेगा, क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया मेसोफिल सेल के, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा वाटर के साथ। कौन मदद करेगा? यहां पर एक एंजाइम, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो लेट अस शो दैट दिस वुड रिएक्ट विद वाटर, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड वुड रिएक्ट विद वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन होगा। कौन सा एंजाइम मदद करेगा यहां पर? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करके बनाएगा H2CO3. This H2CO3 is कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड सीधे आगे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, पहले ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा H+ एंड HCO3- आयंस में। तो आगे क्या होगा? ये H2CO3 जो है ये टूट जाएगा H+ एंड HCO3- आयंस। HCO3- आयंस का मतलब है यहां पर ये है हमारे बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस आगे रिएक्शन में पार्ट लेंगे। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस यहां पर बने, ये HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयन को अब एक्सेप्ट करेगा एक दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड, और वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट इस बाइकार्बोनेट आयन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन और फॉस्फोइनोल पायरुवेट मिलकर के बनाएंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और यही इस साइकिल का पहला स्टेबल कंपाउंड भी है, इसलिए हम इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं।
तो क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए, बाइकार्बोनेट आयन को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करेगा। सो लेट अस शो दैट कि इस बाइकार्बोनेट आयन को कौन एक्सेप्ट करेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी पीईपी। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब बाइकार्बोनेट आयन को एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मगर ये भी एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी यहां पर भी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाइकार्बोनेट को एक्सेप्ट करेगा तो एंजाइम जो है वो होगा आपका पेप्को, PEPCO। क्या है ये, एंजाइम। तो किसके प्रेजेंस में होगा, एंजाइम पेप्को के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि बाइकार्बोनेट आयन में एक ही कार्बन है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब आगे क्या होगा ये देखिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अब टूट जाएगा एक दूसरे कंपाउंड में, और वो है मैलिक एसिड। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, मैलिक एसिड में। ये जरूरी नहीं है कि ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बजाय एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। मगर अगर इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अमाइनेशन हो, माने उसमें एक अमाइनो ग्रुप माने NH2 ग्रुप ऐड हो जाए, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इस रिएक्शन में दोनों ही बन सकते हैं, मैलिक एसिड भी बन सकता है या फिर पायरुविक एसिड भी, एस्पार्टिक एसिड भी बन सकता है। ये मैलिक एसिड अब डिफ्यूज होगा बंडल शीट से। So let us show that this malic acid would now, हाँ जरूरी नहीं है मैलिक एसिड, अगर एस्पार्टिक एसिड बना तो एस्पार्टिक एसिड डिफ्यूज होगा बंडल शीट सेल में, और अगर मैलिक एसिड बना है तो मैलिक एसिड डिफ्यूज होगा बंडल शीट सेल में। तो अब हम दिखा दें कि यहाँ पर जो मैलिक एसिड है वो डिफ्यूज हो गया किसमें, बंडल शीट सेल में। मैलिक एसिड एक बार बंडल शीट सेल में डिफ्यूज हो गया तो बंडल शीट सेल में ये मैलिक एसिड टूटेगा 2 कंपाउंड्स में, एक कार्बन वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा और एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। तो अपन दिखा दें, ये मैलिक एसिड जो है अब ये टूटेगा 2 कंपाउंड्स में, जिसमें एक बनेगा 1 कार्बन वाला कंपाउंड, 1 कार्बन वाला कंपाउंड, और एक बनेगा 3 कार्बन वाला कंपाउंड। तो जो 1 कार्बन वाला कंपाउंड यहां पर बनेगा वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और जो 3 कार्बन वाला बनेगा वो है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। सो वी कैन इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज PA, पायरुविक एसिड और पायरुवेट। तो क्या हुआ देखिए, मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में डिफ्यूज हुआ, मैलिक एसिड टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये वापस डिफ्यूज हो जाएगा किसमें, आपके मेसोफिल सेल में, और इधर पर ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को रीजेनरेट करने में मदद करेगा। क्या हुआ देखिए, पायरुविक एसिड वापस डिफ्यूज हो गया बंडल मेसोफिल सेल में, और वहां पर इसने इस पायरुविक एसिड ने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को क्या किया, रीजेनरेट किया। मगर पायरुविक एसिड में फॉस्फोरस जितने चाहिए वो PEP बनाने के लिए वो पायरुविक एसिड में नहीं होते हैं। तो पायरुविक एसिड जब PEP में कन्वर्ट होगा तो उसमें फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है, और हमें पता है फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP की जरूरत पड़ती है। तो जब पायरुविक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो यहां पर क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। सो लेट अस शो दैट कि इधर पर फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे होगा हमें पता है, ATP से होगा। तो इस रिएक्शन में ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर 2 ATP की जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस राइट 2 ATP। तो अब क्या होगा देखिए, पायरुविक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, जिसमें 2 ATP 2 ADP में टूट गए, 2 ATP 2 ADP में टूट गए, और क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब इस CO2 का क्या होगा, ये CO2 अब नॉर्मल C3 साइकिल को एंटर करेगा और ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। तो ये CO2 क्या करेगा, दिस वुड अंडरगो नॉर्मल C3 साइकिल, सो दिस वुड अंडरगो C3 साइकिल। तो मैं यहां पर अलग से दिखा दे रहा हूं दैट दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज फॉर्म, दिस वुड अंडरगो नॉर्मल C3 साइकिल टू फॉर्म ग्लूकोज, दिस वुड अंडरगो नॉर्मल C3 साइकिल टू फॉर्म ग्लूकोज। लेकिन आपको याद होगा हमने नॉर्मल C3 साइकिल यानी डार्क रिएक्शन में पढ़ा था कि ये जो ग्लूकोज है ये एक CO2 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो
तो ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, आपको 6 बार ये साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी। यही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। हमने एक ही CO2 से स्टार्ट किया है, तो एक कार्बन यहां पर CO2 के फॉर्म में बना है जब मैलिक एसिड टूटा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुवेट में। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब नॉर्मल C3 साइकिल को अंडरगो करेगा एंड ग्लूकोज सिंथेसिस में मदद करेगा। दूसरी बात, जो पायरुविक एसिड बना ये फॉस्फोराइलेशन से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी PEP को रीजनरेट करने में मदद करेगा। तो आप देख लीजिए, एक CO2 से हमने स्टार्ट किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। हम ऐसा 5 बार और करेंगे तो टोटल कितने बार करेंगे, 6 बार, क्योंकि हमें 6 CO2 लेने पड़ेंगे। अब आप देख लो यहां पर कि जब ये पायरुविक एसिड PEP को रीजनरेट कर रहा है तो एक पायरुविक एसिड को कितने ATP लग रहे हैं, 2 ATP। यही चीज जब हम और 5 बार रिपीट करेंगे, यानी कि टोटल 6 बार रिपीट करेंगे, तो हमें टोटल कितने ATP लगेंगे, एक बार हमें 2 ATP लग रहे हैं तो 6 बार हमें कितने लगेंगे, 6 × 2 यानी कि 12 ATP लगेंगे। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि C4 प्लांट्स में कितने ATP लगते हैं या कितने ATP की जरूरत पड़ती है C4 साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो कितने ATP चाहिए होंगे, 12। इसके अलावा जब यहां पर ये CO2 बन गया है तो ये CO2 नॉर्मल C3 साइकिल अंडरगो करेगा और ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। तो C3 साइकिल में आपको याद होगा 18 ATP लगते थे, तो 12 ATP यहां पर और 18 ATP C3 साइकिल के। तो पायरुविक एसिड को PEP में रीजनरेट करने के लिए हर बार 2 ATP लगेंगे, टोटल 12 ATP लगेंगे। ये हो गया इतना पार्ट, और इसके आगे ये जो CO2 है ये C3 साइकिल अंडरगो करेगा, तो फिर से आपको C3 साइकिल में जितने ATP लगते थे माने 18 यानी 18 ATPs वो अब लगेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ATPs इस पूरी साइकिल में चाहिए वो कितने होंगे, वो होंगे 30। लिख देते हैं हम यहां पर टोटल नंबर ऑफ ATPs रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ ATPs रिक्वायर्ड। तो कितने ATP हमें चाहिए, हमें चाहिए यहां पर 12 ATP इधर रीजनरेशन में, तो 12 ATP प्लस 18 ATP C3 साइकिल, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30। तो अब याद रखिए कि कितने ATP की जरूरत पड़ेगी, 30 ATPs की जरूरत पड़ेगी एक बार एक ग्लूकोज बनाने के लिए पूरे C4 साइकिल में। इस CO2 का क्या हो रहा है, ये आगे फिर से C3 साइकिल को एंटर करके ग्लूकोज बनाने में मदद कर रहा है। एक बार इस पूरे प्रोसेस को बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हुआ बंडल मेसोफिल सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, एंजाइम जो मदद करेगा वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या बना, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूटा H+ एंड HCO3- में, HCO3- है बाइकार्बोनेट आयंस। HCO3- को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी PEP ने एक्सेप्ट किया, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या बना, यहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है। PEP जब HCO3 को एक्सेप्ट करेगा, कौन सा एंजाइम मदद करेगा, पेप्को यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अब कन्वर्ट होगा या तो मैलिक एसिड में या तो अमाइनेशन होगा तो वो कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में। चाहे मैलिक एसिड बने या एस्पार्टिक एसिड बने, अब वो डिफ्यूज हो जाएगा बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में ये मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड टूटेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड में और एक मॉलिक्यूल बनेगा पायरुविक एसिड। एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का मदद करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को रीजनरेट करने में, जिसके लिए पर मॉलिक्यूल 2 ATP की जरूरत पड़ेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना ये नॉर्मल C3 साइकिल करके ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। C3 साइकिल जब होती है तो CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है, रुबिस्को। हमने ये भी पढ़ा, मतलब यहां पे कौन सा एंजाइम मदद करेगा, रुबिस्को। और आपको ऑलरेडी ये भी पता है कि रुबिस्को का जो बिहेवियर है वो हाई टेम्परेचर के टाइम पर एंड हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पर चेंज हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम नहीं कर पाता बल्कि ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। अब C4 प्लांट्स ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर ली, C4 प्लांट्स ने इसके लिए 2 अडेप्टेशन किए। पहला, हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस केस में रुबिस्को का रोल कहां पर आ रहा है, बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल्स अंदर की तरफ धसे हुए हैं। और अदरवाइज अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो ऊपर के सेल्स यानी मेसोफिल सेल्स को तो हाई टेम्परेचर मिल सकता है,
मगर बंडल शीट सेल्स को तो हाई टेम्परेचर नहीं मिलेगा क्योंकि वो काफी अंदर की तरफ है, वो सन के डायरेक्ट बहुत ज्यादा एक्सपोजर में नहीं रहेंगे, उनको सनलाइट को डायरेक्टली फेस नहीं करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर हाई नहीं होगा। टेम्परेचर हाई कहाँ होगा? मेसोफिल सेल में। मगर रूबिस्को का रोल कहाँ पर है? बंडल शीट सेल में। दूसरी प्रॉब्लम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। हमें पता है कि लाइट रिएक्शन C4 प्लांट्स में लाइट रिएक्शन मेसोफिल सेल्स में होता है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन भी लाइट रिएक्शन में ही बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होती है। अगर मेसोफिल सेल में ही ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और बंडल शीट सेल तक ऑक्सीजन आएगी ही नहीं, तो रूबिस्को को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, और हमेशा ही रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करने का मौका उसको नहीं मिलेगा। एक बात और, आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर प्लांट्स को 18 C4 प्लांट्स को 18 ATPs एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ी, तो ये तो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गया, 18 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है, फिर ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि भले ही प्लांट्स ने 18 ATP एक्स्ट्रा खर्च करे, टोटल उनको 30 ATP की जरूरत पड़ेगी ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, लेकिन कम से कम इन प्लांट्स ने फोटो रेस्पायरेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और हमने पढ़ा था फोटो रेस्पायरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है क्योंकि फोटो रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस की मेहनत पर पानी फेर देता है। तो भले इन्होंने 18 ATP एक्स्ट्रा यूज करी, पर इन्होंने फोटो रेस्पायरेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे CAM प्लांट्स के बारे में। ये दूसरे स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं जिनकी स्टडी हम अगले वीडियो लेक्चर में अब डिटेल करेंगे।